बाल गिरना मॉनसून के सीजन में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल, हर कॉन्टिनेंट का एक हेयर फॉल सीजन होता है, हर आदमी का एक जेनेटिक लेंथ होती है। एट अ टाइम 30% गिर रहे होते हैं और 40% उग रहे होते हैं। मॉनसून में पिंपल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। आपकी स्किन के ऊपर स्वेट एंड सीबम अगर एक्ने हो गए हैं तो 2% सैलिसिलिक एसिड क्रीम्स आराम से मिलती हैं, उसको लगाइए। तो जैसे ही आप बाहर से वापस आएं फौरन उसे धो दीजिए, उसके बाद डैप ड्राई कीजिए, रगड़िए नहीं। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाएं ना लगाएं? वो बालों को इतना ड्राई कर देते हैं कि आपका डैंड्रफ तो ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल झाड़ू जैसे हो जाएंगे। बारिश में क्रीम्स किस तरह से चुननी चाहिए मॉनसून के सीजन में? ये एलोवेरा जेल का जमाना है, लगाइए, सबको बहुत पसंद है। डॉक्टर्स अक्सर ये सलाह देते हैं कि जब मौसम बदलता है तो आपको अपने मेकअप का सामान बदल लेना चाहिए। आप कह सकते हैं कि मुझे तो एक ही क्रीम हमेशा सूट करती है, तो फिर ये फंडा क्या है? डॉक्टर शैला, क्या ये बात सच है कि बारिशों की स्किन केयर और सर्दी की स्किन केयर और गर्मी की स्किन केयर अलग होनी चाहिए? बिल्कुल, स्किन केयर मौसम के हिसाब से होनी चाहिए, बिकॉज स्किन वो खासकर चेहरा, जब हम स्किन की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर चेहरे की बात कर रहे हैं। तो चेहरा ही है जो एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा झेल रहा है। तो अगर आप एक थिक क्रीम लगा के मॉनसून में घूमेंगे तो वो तो पोर्स को ब्लॉक कर देगी, और वो जो पसीना आ रहा है वो कहाँ निकलेगा। थिक क्रीम से मतलब सर्दी वाली क्रीम? सर्दी वाली क्रीम तो जैसे स्प्रिंग क्लीनिंग होती है, हम तो बोलते हैं स्प्रिंग क्लीनिंग होती है, दिवाली से पहले सफाई होती है, तो उसी तरह आपका मेकअप प्रोडक्ट भी चेंज होना चाहिए। फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फिर सर्दी आएगी, फिर गर्मी आएगी। आप उसको टाइटली बंद करके फ्रिज की चिलर ट्रे में डाल दीजिए। फ्रिज के डोर में भी नहीं रखना चाहिए, बिकॉज डोर बार बार खुलता और बंद होता है तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है। अच्छा। तो जैसे जो लिपस्टिक्स आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते उसको भी चिलर ट्रे में डालें। तो एक खाना फ्रिज में आपके मेकअप का होना चाहिए। तो गर्मी में आपका वाटर बेस्ड मेकअप होगा, आपकी फाउंडेशन पतली होगी, आपके लोशंस होंगे। अगर आप भाई किफ़ायत करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो क्वांटिटी बदलिए सबसे पहले। जैसे जब मौसम बदल रहा होता है तो सबसे पहले ये होता है कि अगर आप सर्दी में लगा रहे थे एक कॉइन फुल, तो अब आप थोड़ा छोटा लगाने लगे, उसकी स्प्रेडेबिलिटी बढ़ा दीजिए। लेकिन जब वो चिपचिप करने लगे तो अब आपको, जैसे हमने बात की थी, जेल्स पर आना है, जेल बेस्ड करना है, स्प्रे करना है, टोनर यूज करना है। तो जब मौसम बदल गया 45 से 2 डिग्री, तो फिर कैसे आप सेम चीज यूज कर सकते हैं? जेल, स्प्रे और टोनर बारिशों गर्मी के लिए है, गर्मी और ह्यूमिडिटी के लिए है, बिकॉज वो पसीने को भी सोख रहे हैं और आपकी स्किन के पोर्स को क्लॉग नहीं कर रहे हैं। स्किन एक चैनल है जिसमें से आपके वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल रहे हैं और जिसमें बाहर से अंदर चीजें भी जा रही हैं। तो आप सोच के देखिए कि अगर जब पसीना आना एक अच्छी बात है, दैट्स हाउ आवर बॉडी टेम्परेचर इज बीइंग कंट्रोल्ड, तो अगर आप उस चैनल्स को बंद कर रहे हैं थिक क्रीम्स लगा के, तो क्या होगा? दाने होंगे, स्किन जो है फ्लश्ड होगी, इरिटेटेड होगी। और बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पसीना नहीं आता, तो उनको हीट स्ट्रोक भी बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज वो बॉडी का टेम्परेचर नहीं कंट्रोल कर पाते। तो आपको तो हेल्प करना है, आप लालच मत कीजिए कि वो स्किन केयर के लालच के चक्कर में स्किन का सत्यानाश हो जाता है। इसी तरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे नाइसिनामाइड, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, ये लफ्ज़ हैं आजकल सब फेंक रहे हैं हर तरफ। रेटिनॉल तो ग्लूटाथियोन मुझे भी याद हो गए। आप इतने डर्मेटोलॉजिस्ट के पॉडकास्ट कर चुकी हैं हमारे व्यूअर्स रोज जानना चाहते हैं, का भी क्लिनिक खुलने वाला है। रोज जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स गोरे कैसे हो जाएं। हम रोज आपको इसीलिए बुलाते हैं कि गोरे कैसे हो जाएं। हम अभी तक अपने लिए भी यही जवाब ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं गोरे होने पे बात करूंगी, जरूर करूंगी, बिकॉज जैसे मैंने जब पहला पॉडकास्ट हुआ तो मैंने कहा वो तो हो ही नहीं सकता। फिर मैंने एक यंगर डॉक्टर का पॉडकास्ट देखा, आप ही के साथ था, तो उसने कहा हो सकता है, पर होने के बाद मेंटेन करना पड़ेगा। वो सही बात है। She was right. She was totally right. I will convey it to her. अब हम जैसे पुराने लोग, हमें लगता है कि हम इस गड्ढे में गिरे क्योंकि जिसकी मेंटेनेंस रोज भरना पड़ेगा। तो इस चक्कर में क्रीम्स हैं जो मेलानिन की डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर कर देती हैं। पहले तो हार्मोनल अगर चीजें, ग्लूटाथियोन जो है बहुत अच्छा सॉल्ट। ये हम गोरा होने की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। गोरा होने के लिए पहली बात तो ये है कि आपकी वजह क्या है। क्या हार्मोनल इम्बैलेंस है? हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादातर लोग पीसीओएस के अंडर वो ले लेते हैं। जो मुझे अब रियलाइज़ हुआ बहुत लोगों से बात करने के बाद, लोग आई पिल्स भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो आई पिल इज़ ऑल्सो अ हार्मोनल पिल। उसको तो कहीं गिना ही नहीं जाता ना, वो तो चोरी छुपे खा लिया जाता है और उसके बाद जब सामने आती हैं तस्वीरें तब
दिक्कत होती है। मीनोपॉज में आपकी स्किन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। मेल्स में भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है मिलाज़मा। पहले हम मेल्स में इतना नहीं देखते थे बिकॉज सन एक्सपोजर बढ़ गया और सन एक्सपोजर के साथ पोल्यूशन बढ़ गया। पोल्यूशन क्या करता है, यूवीए यूवीबी को ज़्यादा घातक बना देता है जो नॉर्मल से ज़्यादा होती है। तो पहली चीज़ तो हो गई प्रोटेक्शन। तो जब तक आप धूप में जा रहे हैं, फिर वही बात, सन प्रोटेक्शन होती है, सनस्क्रीन नहीं होती है। तो 11 से 4 ना जाइए, एक लेयर लगा के जाइए। फेवरेट प्रोडक्ट है सनस्क्रीन। और आपने पिछली बार भी जब कहा सनस्क्रीन ना लगाइए तो हमारे व्यूअर्स ने कहा सब तो यही बताते हैं सनस्क्रीन लगानी है। देखिए, वेस्टर्न नॉलेज है, एलोपैथी वेस्ट से आती है, नॉलेज भी वहीं से आती है और गलत कोई नहीं होता है। लेकिन एक होता है कि जब आप फील्ड में बैठे हैं और आप दिन के 50 लोगों से मिल रहे हैं और आप उनकी दिनचर्या देख रहे हैं, तो आपको रियलाइज होता है, आप बोल दीजिए लगाएगा कुछ नहीं, कोई नहीं। वो जो एक ट्यूब आपने दी थी वो भी महीने भर में खत्म नहीं हुई, जबकि वो 10 दिन में भी। सुबह एक बार जब आप निकलते हैं सनस्क्रीन लगाया जाता है और ये हो जाता है, डॉक्टर ने कहा था, हमने लगा लिया। और सनस्क्रीन अगर आप 2 घंटे में वापस नहीं लगाएंगे तो वो किसी काम नहीं आएगी। सनस्क्रीन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई गलत नहीं है पर कोई सही भी नहीं है। मेरी ये है कि मैं प्रैक्टिकल बात करती हूँ। 11 से 4 बाहर ना जाएं। 11 से सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक की धूप खतरनाक होती है। यूवीए यूवीबी ज़्यादा होता है। अगर अपनी जो आउटडोर चीज़ें हैं वो सुबह या शाम को करें तो सनस्क्रीन की रिलायंस नहीं होगी। लेकिन जो माताएं हैं जो बच्चों को लेने जाती हैं बस स्टॉप से, वो दोपहर को 2 बजे जाती हैं, तो सनस्क्रीन भी लगाइए, छतरी भी लीजिए, एक स्कार्फ भी लीजिए, बच्चे के लिए भी छतरी लेके जाइए। खाली सनस्क्रीन के ऊपर लगा के और फिर धूप में घूमते हुए ना आइए। ऐड तो हमने ऐसे ही देखे हैं कि वो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस कहती हैं मेरा सन प्रोटेक्शन फैक्टर मेरा सनस्क्रीन है। पर वो फिर आके हर महीने या हर हफ्ते कितनी ग्लूटाथियोन ड्रॉप्स ले रही हैं, आईवी ड्रिप्स ले रही हैं, आपको क्या पता। क्या ग्लूटाथियोन ड्रॉप्स या ड्रिप्स गोरा कर सकती हैं? ग्लूटाथियोन जो है पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो वो डेफिनेटली शेड में फर्क लाता है। लेकिन जो ड्रिप्स हैं कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप कितने कमिटेड हैं उस पर फर्क पड़ता है। ये सब जो चीज़ें, अगर आपने ग्लूटाथियोन ड्रिप ली, वो जो काम कर रही है डिस्पर्शन का कर रही है, पर अगर आपने अगले महीने नहीं ली तो जो काम किया था वो तो निकल गया, खत्म हो गया। एक आईवी ड्रिप कितना चलेगी? 1 महीने तक चल जाती है। 30 डेज है ना, स्किन का जो वो है साइकिल है एक्सफोलिएशन का, वो 30 डेज है। तो या तो आप इतने कमिटेड हैं कि आप हर महीने वो लेंगे, तो अगर आप वो नहीं कर सकते, जब तक आप शोबिज में नहीं हैं या बिल्कुल ही पार्टी सर्किट में नहीं है, तब तक तुम और मैं नहीं करेंगे। तो उसके अलावा फिर आ जाता है ग्लूटाथियोन की क्रीम लगा लीजिए, कम से कम वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी। हम देते हैं ग्लूटाथियोन ओरल टैबलेट्स जब हम पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें क्रीम्स के साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। गलत नहीं है, अपने आप नहीं लीजिए। ऐसा कहा जाता है, जो न्यू एज हम टर्म सुन रहे हैं, ये स्किन को पतला कर देती हैं और स्किन ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है बीमारियों को लेकर। तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो स्किन को पतला कर सकते हैं और उनसे बचना चाहिए? जो सबसे ज़्यादा फैशन में है प्रोडक्ट, रेटिनॉल। सबका फेवरेट है रेटिनॉल। पता नहीं, मतलब रेटिनॉल इज़ अ वेरी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। और रेटिनॉल जो है जब आप लगाते हैं ना तो स्किन बड़ी चमक रही होती है, तो वो कहीं ना कहीं यू गेट इनटू दैट ट्रैप। वो स्टीरॉइड से तो लोग आगाह हो चुके हैं, पर रेटिनॉल से अभी और 5 साल लगेंगे, जब वो तादाद बढ़ जाएगी, जब वो सारे लोग वो स्किन से बर्न करते हुए निकल के आएंगे। रेटिनॉल लगाना है, पहले तो थिक स्किन वालों को लगाना है, आपकी स्किन टाइप क्या है उसके ऊपर होता है। दूसरा, रात को लगाना है। तीसरा, रोज नहीं लगाना है। अच्छा। हर हफ्ते में 2 दिन लगाइए। आप उसका बिल्डअप चेंज कर रहे हैं ना, जो डेड सेल्स हैं उसके बिल्डअप को कम कर रहे हैं। मतलब मैं प्रिस्क्रिप्शन में रेटिनॉल नहीं लिखती, क्योंकि दिक्कत क्या है कि धूप में तो कोई नहीं खड़ा होता, गैस के आगे जाके 2-2 घंटा खड़े हो जाते हैं, तो दैट हीट इज मेक्स द स्किन मोर सेंसिटिव। और जब आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी तब आप रेटिनॉल आपके दिमाग में भी नहीं आएगा। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ही मतलब कि रेटिनॉल की, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला कि इसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा, आपका काम नाइसिनामाइड से चल सकता है जो सिमिलर काम कर रहा है, आपका काम विटामिन सी से चल सकता है जो सिमिलर काम चल रहा है, विटामिन सी प्लस फेरुलिक एसिड, जो स्किन को इतना सेंसिटिव नहीं करते। सर्दी में हाइलोरॉनिक चाहिए होता है, बिकॉज वही ह्यूमेक्टेंट है, वो मॉइस्चर को ट्रैप करता है। सॉल्ट्स को कब इस्तेमाल करना है, किस सीजन में इस्तेमाल करना है, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं होता सुबह नाइसिनामाइड लगा के निकल गए, फिर विटामिन सी लगा लिया, फिर रात को रेटिनॉल लगा लिया। बहुत लोग यही कर रहे हैं। मेरे को तो समझ नहीं आता मैं क्या क्या हटाऊं। सो एंड यू हैव टू, आप वो एक प्रोडक्ट बताइए जिससे गोरे हो जाएंगे लोग। देखिए, जितनी भी गोरे होने वाली क्रीम है ना, जो भी है, काम तो करती है, करती है, तभी तो चल रही है।
तभी तो चल रही है। तो पर गोरा वो कर देती है गोरा करने की क्रीम? गोरा आपको काला नहीं होने देती, अच्छा। जो आपका कलर है हम्म। उसको मेंटेन रखती है। हम तो रोज बरोज उस पर टैन होता चला जा रहा है ना। हम्म। आप घूमने जाते हैं, जब आप घूम के वापस आते हैं तो आपका कलर एक थोड़ा सा लाल सा टैन सा हो रहा होता है। तो लोगों को अगर मैं थोड़ा सा ईज के लिए समझाऊं, जैसे हमने 3 टर्म्स बार बार यूज किए हैं, नाइसिनामाइड, रेटिनॉल और ग्लूटाथियोन, इन तीनों का अलग अलग काम है, तो वो क्या काम है? इन तीनों का बिल्कुल अलग काम है। हाँ। नाइसिनामाइड जो है वो ब्राइटनिंग के लिए है, उसको हम ब्राइटनिंग सीरम बोलते हैं। इट इज़ फॉर यंगर एज ग्रुप। वो 25 से 30 वालों के काम करेगा, वो 45 वाले के काम नहीं करेगा। रेटिनॉल स्किन की एजिंग को कम करता है, तो वहाँ ज़रूरत है वही 35 से प्लस वालों में। जब आप यंग हैं तो आपकी स्किन का टर्नओवर बहुत अच्छा है, आपको एंटी एजिंग या ऐसे सॉल्ट्स की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर डेड सेल हटाने पड़े, वो ऑटोमेटिक हट रहे हैं। जब आप 35 प्लस 45 हो जाते हैं तब आपको उसके अंदर थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है, वहाँ पर रेटिनॉल आता है। लेकिन अगर आप रेटिनॉल लगातार लगाते रहेंगे, मैं तो लेंस के अंदर स्किन देखती हूँ, वेन्स नज़र आ रही होती हैं, तो मुझे लगता है इतनी पतली हो चुकी है। तो अब ये है कि वो उसको पेपर कट भी लग गया तो वो वहाँ पर ब्लीडिंग हो गई। और दूसरा, अब आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। अब आपने अगर उस पर पील करा ली या लेज़र करा ली या कुछ भी करा लिया तो वो तो स्किन है ही नहीं लेयर। तो जो 10 लेयर थिक थी वो 2 लेयर पे जमी हुई है। अच्छी लग रही है बिकॉज वो ग्लास स्किन, कोरियन ग्लास स्किन की कहानी जो आ जाती है, हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए। पर कोरियन जीन्स आर डिफरेंट, उनकी स्किन टाइप इज डिफरेंट, दे हैव लेस सेबेशियस ग्लैंड, देयर स्किन इज थिनर। तो वहां पर वो उसको उस पर 10 लेयर की वो मॉइस्चराइज लगाते रहते हैं। इंडियन स्किन पे आप 10 लेयर मॉइस्चराइजर लगा के देखिए, वो पूरे पोर्स क्लॉग हो जाएंगे और आपके एक्ने होने लगेंगे, और प्लस हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पर। तो हर चीज अंधाधुंध नहीं करनी है। इसलिए एक बार कुछ भी चीज देखिए, जहां आप ओवर द काउंटर चीजें खरीद रहे हैं, जो कॉमन कंपनीज हैं, आप हर 3 महीने में एक नई कंपनी देखेंगे। उसमें नाइसिनामाइड आपने पढ़ा, आपने ले लिया, ठीक है लगाइए। नाइसिनामाइड होगा 2% 4%, वो नुकसान नहीं करेगा तो फायदा भी नहीं करेगा, पर चलता रहेगा, चलिए चला लिया। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए उससे, नाइसिनामाइड से आप कुछ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे या आपकी स्किन में डलनेस ना हो, और 3 हफ्ते तक आपने वो ओवर द काउंटर नाइसिनामाइड लगाया, नहीं काम किया, तो डॉक्टर के पास चले जाइए। हमारी प्रिस्क्रिप्शन में वही चीज़ 10 से 20% होती है, और उसकी जो सही तादाद है यूज़ करने की वो 10% प्लस ही है। तो ओवर द काउंटर कंपनीज जो हैं वो सिर्फ छींटा मार मार के बेच रही हैं, सेफ खेल रही हैं। वो सेफ नहीं, उनके पास ना उन्हें नॉलेज है, ना बनाने वाले को नॉलेज है, ना बेचने वाले को नॉलेज है, ना लगाने वाले को नॉलेज है। एक नाइसिनामाइड पढ़ लिया, पर नाइसिनामाइड ऐसा थोड़ी होता। अब नमक तो स्वाद अनुसार डाला जाता है, मुट्ठी टेबल स्पून थोड़ी डाला जाता है। हमने गोरेपन की बात की है, तो फेयरनेस क्रीम्स को आप किस तरह से देखती हैं, जो फेयरनेस क्रीम के टैग से आती है? फेयरनेस क्रीम एक एडिक्शन हो जाती है, बिकॉज आप जिस दिन फेयरनेस क्रीम को रोकते हैं, आपका नॉर्मल कलर वापस आने लगता है। तो फेयरनेस क्रीम जो है, अगर आप जैसे हम देते हैं, हमारे पास बहुत सारी वाइटनिंग क्रीम्स और लाइटनिंग क्रीम्स और ब्राइटनिंग क्रीम्स होती हैं, लेकिन उसमें होता है वही ग्लूटाथियोन होता है, ट्रेक्सिनेमिक एसिड होता है, ऐसे सॉल्ट होते हैं जो मेलानिन को डीऑक्सीडाइज कर रहे हैं। मेलानिन जो है वो एक सॉल्ट है, एक पिगमेंट है, तो उसको वो हल्का कर रहे हैं। उसमें कोई स्टीरॉयड नहीं है और उसमें कोई लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं है, लेकिन फिर वो रोज की तरह यूज करनी पड़ेगी ना। जिस दिन रोकेंगे उस दिन वो आपका नॉर्मल कलर वापस आ जाएगा, तो आपके नॉर्मल कलर को मेंटेन किया जा सकता है। हाँ, यानी अगर आप ताउम्र फेयरनेस क्रीम लगाने के लिए तैयार हैं तो आप ताउम्र गोरे दिख सकते हैं। ताउम्र एक लेवल ऑफ पिगमेंट मेंटेन कर सकते हैं ना, आप जो है उससे काले नहीं होंगे, नुकसान नहीं करेगी फेयरनेस। पर वो जो बाजार में वो ओवर द काउंटर मिलती है ना, उसमें कहीं छुपे हुए इंग्रेडिएंट होते हैं। तो जब वो छुपे हुए इंग्रेडिएंट जो 15 साल से लोग लगा रहे हैं और वो हमारे पास आते हैं और हम उन्हें बोलते हैं ये रोक दीजिए, वो जैसे ही रोकते हैं उनकी स्किन के सत्यानाश हो जाता है और फिर हमें गाली पड़ती है, बिकॉज उस चक्रव्यूह से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, प्रैक्टिकली ये है कि जो आपका कलर है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। खाना भी तो आप रोज खा रहे हैं अपनी एनर्जी के लिए, तो एक क्रीम लगा लें, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वो कौन सी क्रीम है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। आपने नाइसिनामाइड की एज ग्रुप डिफाइन की, आपने बताया रेटिनॉल रात में और कभी कभी लगाना चाहिए, रोज नहीं लगाना चाहिए। ग्लूटाथियोन का भी कोई क्राइटेरिया है? ग्लूटाथियोन का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, पर ग्लूटाथियोन इज नॉट अ सॉल्ट जो आप ओवर द काउंटर ले सकते हैं।
इट हैज़ टू बी टेकन 3 महीने की डोज है, 650 मिलीग्राम देना है, 500 मिलीग्राम देना है, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से होगा। वो विटामिन नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि आपने विटामिन B12 कोबाडेक्स की तरह उसे खा लिया। तो अगर आप लेना चाहते हैं, अगर डॉक्टर हाँ कर रहा है, तो फिर आप डॉक्टर की सलाह से। ब्यूटी पार्लर्स भी दे रहे हैं ग्लूटाथियोन। ब्यूटी पार्लर तो सब कुछ करते हैं हिंदुस्तान में और मजा तो जब आता है जब मैं ब्यूटी पार्लर में बैठी होती हूँ और पास में सलाह दे रहे होते हैं, पर मैं चुप रहती हूँ। इट्स नॉट माय प्लेस। कितना जाना चाहिए गोरे होने के लिए ब्यूटी पार्लर? गोरे होने वाली कहानी तो है ही नहीं। आप मेंटेनेंस के लिए, विच मीन्स क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए, उसके लिए जा सकते हैं। और अगर आप मसाज एंजॉय कर सकते हैं तो उसके लिए जा सकते हैं, पर वहाँ से आपको कोई थेरेपेटिक बेनिफिट मिलेगा वो नहीं। मॉनसून का सीजन है, बाल गिरना मॉनसून के सीजन में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ये माना जाता है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल, हर कॉन्टिनेंट का, जैसे हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, दूसरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो गया, हर कॉन्टिनेंट में एक हेयर फॉल सीजन होता है जिसको हम टीलोजन एफ्लूवियम, एक कॉमन भाषा में बोलें टीलोजन का मतलब है वो बाल जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। चलिए इससे पहले ये इसकी हम गिरने की बात करें, बाल की ज़िंदगी क्या है इसकी बात करते हैं। जैसे आपने डॉग्स और कैट्स में देखा एक शेडिंग सीज़न होता है, हमारे यहाँ ऐसा शेडिंग सीज़न नहीं होता, लेकिन हमारा हर बाल अपनी ज़िंदगी अलग जी रहा है। वो उग रहा है, ठहर रहा है और फिर गिर जाता है। ये पूरा जो साइकिल है ये तकरीबन 2 से 5 साल का होता है। तो 2 साल में मान लीजिए कि थोड़े दिन वो उग रहा है, 2 से 3 साल वो रहता है, फिर वो झड़ जाता है। एट अ टाइम किताबों में देखें तो लिखा है कि 100 बाल गिरना भी नॉर्मल है, पर 100 अगर रोज गिरेंगे और नए बाल नहीं आ रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। लगेगा गंजे होने वाले हैं बस हम। गंजे होते नहीं हैं क्योंकि वो नए बाल तो आ ही रहे हैं ना। बाल जो है ये तो डेड टिश्यू है। बाल अगर यहाँ पर है, ये स्किन की लेयर है, तो उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो हेयर पेपिला होती है। तो बाल वहां से छूट जाता है हेयर पेपिला से, धीरे 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 वो निकल के बाहर आ जाता है, लेकिन नया बाल निकलना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखिए ये बाल टूटे हुए हैं। ये टूटे हुए नहीं है, ये नए बाल हैं, ये अब निकल रहे हैं। अब आपके जो ये लंबे बाल हैं ये तो कम से कम 15 साल पुराना बाल है। वो निकलते ही थोड़ी वो इतना लंबा हो जाएगा। तो और दूसरी बात, अगर मैं बाल ना काटूं, मानिए कि मैंने बाल काटना छोड़ दिया, तो जरूरी थोड़ी है कि मेरे बाल टखनों तक हो जाएंगे, नहीं आएंगे। जेनेटिक क्लिक होता है, हर आदमी का एक जेनेटिक लेंथ होती है, उस लेंथ तक बाल उगेंगे, उसके बाद वो निकल के आ जाएगा और नए बाल आने लगेगा। मॉनसून में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा बाल 30% ऑफ द हेयर गो इनटू द फॉलिंग फेज। अच्छा, तो इसलिए आपको सडनली लगता है कि आज आपने ऐसे किया तो आपके हाथ में बाल आ गए, लेकिन अगर आप उस बाल को उठा के देखिए, थोड़ा सा, मैं ये मानती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत साइंस पता होनी चाहिए हौलने से पहले, या सिर्फ उसको चर्चा का विषय बनाने से पहले। उसको देखिए, उसमें एक वाइटिश सी रूट होती है। वाइटिश सी रूट का मतलब है कि वो हेयर अपने पेपिला के साथ निकल के झड़ गया है, अगला बार पूरी हो गई, उसकी उम्र पूरी हो गई। आप कुछ भी करते वो और जिंदा नहीं रह सकता था। और लेकिन जब बाल आपने उठा के देखा और आपने देखा कि उसमें एक ब्लैक सा डॉट है, बाल की जड़ में एक ब्लैक सा डॉट है, तो दैट इज द एनाजन हेयर। वो अभी उसकी जिंदगी थी बाकी, आपने कुछ ऐसा किया कि वो बाल बाहर निकल के आ गया। अब अगर वो बाल बाहर निकल के आ गया तो ऐसा नहीं है कि कल ही वहां से नया बाल निकलने लगेगा, वो तब निकलेगा जब जो निकल गया उसकी जिंदगी पूरी होगी। तो जब लोग बीमार होते हैं या बहुत सीवियर फिजिकल मेंटल स्ट्रेस होता है, उस वक्त जो बाल शेड होते हैं उसके बाद रिपेयर करना मुश्किल होता है। मॉनसून में बाल निकलेंगे फिर आ जाएंगे। ऐसा भी कहते हैं बुखार के बाद अगर आपने बहुत दवा ली है तो भी बाल गिरते हैं, तो बीमारी का भी बालों के गिरने से कनेक्शन है? वो दवा नहीं, अगर दवा नहीं, वो बुखार की वजह से। जब भी कोई स्ट्रेस बॉडी में आएगा, इट कैन बी आपका जॉब आपका चेंज हो रहा है, या टाइफॉइड के बाद, या कोई भी बुखार, जब आपकी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल का मतलब इसका कोई काम नहीं है, इसका सिर्फ काम जो है वो आपकी खूबसूरती बढ़ाना है, बाकी बाल का कोई काम नहीं है। वी हैव इवॉल्व्ड, भाई हम कोई पक्षियों की तरह, हमारे पर जो तो है नहीं कि वो हमें सर्दी गर्मी से बचा रहे हैं, इसका काम कुछ नहीं है। तो जब आपकी ज़िंदगी में आपकी बॉडी को एनर्जी कंजर्व करनी है तो बाल की एनर्जी नहीं जाएगी, उसकी जो सप्लाई है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने बोला कि बाल नीचे की लेयर में होता है, तो 2 महीने इतना होता है कि वो बाल वहीं रहता है, 2 महीने बाद वो निकल के
बाहर आ जाता है। तो अगर आप आके मुझे बोलें कि मेरे बाल गिर रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल होता है कितने दिन से। अब आप ये बोलें जी हमेशा से गिर रहे हैं, तो ये तो कोई जवाब नहीं ये हुआ। तो नेचुरल प्रोसेस ये हो तो कोई गया। जवाब नहीं हुआ। आप हाँ। ये बोलें कि नहीं 2 महीने से गिर रहे हैं, जैसे कोविड था, कोविड के बाद मार्च अप्रैल का कोविड था, उसके बाद जुलाई अगस्त में पीपल केम विद इतने इतने बाल गिरते हुए। अच्छा। हाँ, पर वो सब कुछ रिकवरी हो गया, पर वो रिकवरी में भी 2-1 महीना लगेगा। तो एनी काइंड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, कई बार आप इतने स्ट्रेस्ड होते हैं कि आप कहते नहीं बीमार तो नहीं हुए, फिर क्या आपने जॉब चेंज की, क्या आपके घर में कोई कुछ चल रहा था, उससे भी बालों की एनर्जी सप्लाई पे फर्क पड़ता है। तो बालों के गिरने और उगने का जो रेशो है वो क्या होता है नॉर्मली? 2 गिरेंगे तो 4 उगेंगे या 4 गिरेंगे तो 2 उगेंगे? एट अ टाइम 30% गिर रहे होते हैं और 40% उग रहे होते हैं। तो इसका अगर आप रेशियो निकालें तो 10 बाल अगर गिरे तो उसमें से 7-8 विद इन अ मंथ उगने शुरू हो जाएंगे, वापस आना ही है जब तक अगर आपका एज अगर आपकी फ़र्क हो गई। बालों की देखभाल में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां भी करते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता, लेकिन वो बालों पर भारी पड़ती हैं। जैसे लोगों को ये नहीं पता कि शैम्पू कैसे चुनना चाहिए। हमारे पास बहुत सवाल आए कि मेल्स का शैम्पू और फीमेल्स का शैम्पू क्या अलग होना चाहिए, या जो शेल्फ में शैम्पू है वही पूरी फैमिली का होना चाहिए। बाज़ार में जब कोई भी शैम्पू ब्रांड होती है तो उसमें ऑयली नॉर्मल ड्राई हेयर के लिए शैम्पू मौजूद हैं। आपको लगा कि भाई आपके बाल तो बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, तो आपने वो ऑयली हेयर वाला शैम्पू ले लिया। जब आप गर्मी में ऑयली हेयर हो रहे थे, पसीना आ रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वही शैम्पू फिर आप सर्दी में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब 2 डिग्री टेम्परेचर हो गया, पानी आप खौलते हुए पानी से कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या वो शैम्पू वही काम करेगा? तो और इन शैम्पूज में फ़र्क क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? इनमें ये शैम्पू और कंडीशनर का मिश्रण है। ये एक मार्केटिंग गिमिक है। नहीं तो जो क्लीन कर रहा है शैम्पू और कंडीशन जो आपके बालों के ऊपर एक लेयर कर रहा है, वो एक ही प्रोडक्ट में कैसे हो सकते हैं? पुराने ज़माने में लोग ऑयल किया करते थे, ऑयल करके उसको छोड़ दिया जाता था और फिर आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद बाल धो दिए जाते थे। एक्स्ट्रा ऑयल निकल गया और जो रह गया वो कंडीशनर की तरह काम किया। तो अब हम ऑयलिंग तो करते नहीं हैं, लेकिन हम ऑयली हेयर का शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑयलिंग हम इसलिए नहीं करते क्योंकि सब डॉक्टर्स कहते हैं ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। ऑयलिंग करके ओवरनाइट नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज जब आप ओवरनाइट छोड़ते हैं तो वो ऑयल बह के आता है और आपके पोर्स को क्लॉग करता है। दूसरा, ऑयलिंग होती है इसके लिए, ये जो स्ट्रैंड्स हैं हम, और चंपी होती है सर्कुलेशन के लिए। आपको पता है ना, शैम्पू तो तेल जड़ों में लगाते हैं। हाँ, हिंदुस्तान में शैम्पू जो है लफ्ज वो चंपी से आया है, वो एक पर्शियन लफ्ज है। अच्छा। चंपू से शैम्पू बना, तो हिंदुस्तान की चंपी से ही शैम्पू लफ्ज का इजाद हुआ और हमने चंपी छोड़ दी। तो तेल लगाना चाहिए, नहीं लगाना? वंस अ वीक लगाइए, हल्के हाथ से लगाइए, ज़्यादा उसको स्क्रब मत कीजिए, और उसको लगा के ऊपर एक लेयर बना के छोड़ दीजिए और फिर बाल धो लीजिए। तेल का चुनाव बहुत अहम है। गर्मी और सर्दी के तेल अलग होते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्किन में पोर्स हैं। पोर्स का मतलब है कि वो चीज़ें अंदर से बाहर आती हैं और बाहर से अंदर भी जाती हैं। गर्मी में हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए हम स्वेट, हमारा पसीना निकल रहा है, इसी वजह से हम 45 और 50 डिग्री में भी आराम से अपना नॉर्मल टेम्परेचर लेके घूम रहे हैं। यहाँ पर अगर आपने इस वक्त थिक ऑयल्स यूज़ किए, जिसमें बादाम ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, जैतून है, वो पोर्स को बंद कर देगा, क्लॉग कर देगा। तो यहाँ पर फिर फॉलिकुलाइटिस हो जाती है ना। डॉक्टर्स, जब बात क्या हुई ना कि डर्मेटोलॉजी एकदम साइंस बेस्ड हो गई, लेकिन जब आप हिंदुस्तान में रह के काम कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं अपनी कॉमन सेंस एज अ डॉक्टर भी तो उसमें डालनी पड़ेगी। तो अगर आपने पोर्स क्लॉग कर दिए तो वो सर में दाने होने लगे, तो आप लोगों को लगा कि भाई ये तो शैम्पू, इसके तेल की वजह से हो रहे हैं। हमारा कहना यह है कि गर्मी में पतला तेल लगाइए। पतले का मतलब है कोकोनट ऑयल, बच्चों को उसकी स्मेल पसंद नहीं आती, जैस्मिन ले लीजिए, कियोकार्पिन, क्लियर ऑयल, जो भी पतले तेल है उसको लेके हल्के हाथ से मसाज कीजिए। रिगरस मसाज नहीं चाहिए, नहीं तो वो 4 बाल और तोड़ देगा। बेसिकली एक लेयर चाहिए आपको। और उसके बाद लेयर लगाइए, और उसके बाद अगर आप एक नॉर्मल शैम्पू से बाल धोएंगे तो वो बाल आपके काफ़ी हद तक साफ रहेंगे। यहाँ पर बीच में ही मैं बोल दूँ, वो रीठा आंवला वाली जो कहानी है वो गलत नहीं है, लेकिन उसमें आपने देखा है कि जो रीठा होता है वो शैम्पूइंग है, उसमें झाग बनता है। जी बिल्कुल। तो अगर आप रीठा आंवला को सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसीलिए उसे आयरन की कढ़ाई में भिगोया जाता था कि वो कालापन आता था तो बालों पे एक रंगत भी रहती थी। लेकिन
तब ना पोल्यूशन था, ना आपकी डाइट की रिस्ट्रिक्शन थी, ना आप इतना पसीना बहाते थे, या उल्टा ना आप इतना एसी में बैठते थे। दोनों चीजें यार मेरी, या तो हम पसीना बहा रहे हैं या हम बिल्कुल एसी में बैठे हैं, तो दोनों चीजें बहुत ज्यादा बालों को नुकसान करती हैं। शैम्पू पे वापस आते हैं। नॉर्मल ऑयली और ड्राई हेयर के शैम्पू में आपके कंडीशनर का लेवल अलग अलग होता है। जो ड्राई हेयर के लिए बनाया गया उसमें कंडीशनर का लेवल ज़्यादा है, जो नॉर्मल हेयर के लिए बनाया गया वो नॉर्मल। मेरी तजवीज़ ये है, और ये सबको वो करना चाहिए, आपको शैम्पू लेना चाहिए फॉर नॉर्मल हेयर। और बाज़ार में जो शैम्पू आ रहे हैं, मैं नाम भी लेना चाहूँ, मुझे सनसिल्क ब्लैक बहुत पसंद है या पेंटीन है, फॉर्मूला मत लीजिए। एंटी हेयर फॉल, एंटी डैंड्रफ, ये सब जो है केमिकल्स उसको हार्ड बना देते हैं। तो नॉर्मल साधारण शैम्पू लीजिए, उसको रेगुलरली उससे अपने बाल धोइए। जब आप बाल धो रहे हैं तो जाहिर बात है आपकी फिंगर इस तरह बालों में जाएगी जब आप धो रहे हैं। किसी दिन अगर लग रहा है कि भाई उंगली अटक रही है का मतलब कि बाल एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तब आप एक हल्का सा कंडीशनर लगा लीजिए। और कंडीशनर को भी हाथ पे लेके जब आप ऐसे करेंगे, वो भी इमल्सिफाई होता है। लोगों को लगाना नहीं आता है, वो उसका थिक लेयर लेके ऐसे लगा लेते हैं। आप उसको हाथ में लीजिए, उसको ऐसे कीजिए, उसमें हल्का सा जाग बनेगा, और उसको लेके ये स्ट्रैंड्स पे लगाइए, क्योंकि ड्राई जो हो रहा है वो स्ट्रैंड्स हो रहे हैं। जब स्कैल्प की ड्राइनेस की बात करते हैं, वो अलग कहानी है। वो ड्राई डैंड्रफ, ऑयली डैंड्रफ, वो उसका डील करने का तरीका अलग है। यहाँ पर तो आप बालों की सेहत के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर तो गर्मी हो सर्दी हो, आप एक ही शैम्पू से काम चला एक ही शैम्पू इस्तेमाल होना चाहिए। अब बात क्या होती है ना, जैसे एक थोड़े साल पहले ये था कि अगर आप एक ही चीज़ बहुत दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके बालों को उसकी आदत हो जाएगी। ये भी होता है कि बार बार शैम्पू बदलिए। वो इसलिए था क्योंकि बाहर से जब लोग आया करते थे, अब तो ज़माना बदल गया, तो वो बड़े बड़े शैम्पू के बॉटल्स लेके आते थे और उनको ये लगता था कि भाई ये बर्बाद हो जाएगा। तो आइडियली ये होना चाहिए कि 1 लीटर का शैम्पू, और उसको फिर चेंज करते रहे। जैसे घर में इससे रिलेटेड अगर हम जाने कि घर में जो तेल इस्तेमाल हो रहा है खाने के लिए, उसमें भी 3 तरह के तेल होने चाहिए जो रोटेट होने चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज हर चीज़ की अपनी एक तासीर और अपनी एक खासियत है। आप अपने आप को एक चीज़ से सैचुरेट क्यों करें और दूसरी चीज़ से महरूम क्यों करें। बारिशों का मौसम है, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते होंगे कि मॉनसून में अपनी स्किन का क्या ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पसीना सबसे ज़्यादा इसी मौसम में आता है। देखिए, स्किन जो है, जो इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो लोगों को परेशान करता है और डॉक्टरों को भी इक्वली परेशान करता है, वो है रिंगवर्म, टीनिया। बिकॉज वो नमी वाली स्किन के ऊपर आता है, एंड ओवर द ईयर्स कुछ ऐसा हुआ है कि जो रिंगवर्म है वो बहुत रेजिस्टेंट हो गया है दवाओं से। अच्छा। So, जो पहले, मतलब आई हैव बीन इन डर्मेटोलॉजी फॉर नाउ 30 ईयर्स, तो जो मैंने जब पढ़ी थी दवाएं, वो तो अब कहीं इस्तेमाल भी नहीं होती हैं। अच्छा। बिकॉज वो दवा से फंगस बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गया है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि फंगस की जो भी दवाएं हैं, जैसे एंटीबायोटिक है, वो 5 दिन का कोर्स है। 5 दिन में आपने लिया, वो काफ़ी हद तक एंटीबायोटिक अपने बैक्टीरिया को, बैक्टीरिसिडल है, सिडल का मतलब है कि वो बैक्टीरिया को मार रही है। एंटी फंगल जो हैं वो सारी फंगी स्टैटिक हैं, जिसका मतलब वो फंगस की मल्टीप्लिकेशन को रोक रही हैं, ख़त्म नहीं कर रही हैं। अब रहती है वो फंगस आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम की 10वीं लेयर में, तो ऊपर 10 लेयर हैं जो 30 दिन में बदली जाएंगी। आपने दवा ली, 10 दिन में एक बार तो फ़र्क आ गया, हो गया, छोड़ दीजिए, वो नीचे से फिर ऊपर आ जाएगा। तो पेशेंट बेचारा सिर्फ डॉक्टर से डॉक्टर धक्के खाता है और कुछ नहीं करता। तो मेरा कहना ये होता है कि मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ कि मैं ठीक करूँगी, लेकिन आपको मेरा पीछा नहीं छोड़ना है, बिकॉज अदरवाइज ये ठीक नहीं होगा, आप परेशान रहेंगे। और बरसात में क्यों होता है? बिकॉज बरसात में ह्यूमिडिटी और पसीना एक लेयर स्किन के ऊपर बना रहा है। स्किन का सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट काम है बैरियर। स्किन एक बैरियर है कि बाहर पॉल्यूशन है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, वो अंदर नहीं जाता और वो इन्फेक्शन नहीं करता। बरसात में ये बैरियर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रहता है। तो अगर आप अपनी स्किन को नॉर्मल रखेंगे, नॉर्मल का मतलब है ड्राई रखेंगे, तो ये बैरियर फंक्शन इंटैक्ट रहेगा। इसीलिए एंटी फंगल पाउडर्स की बात आती है, इसीलिए आपको एंटी फंगल जो बाथ्स होते हैं या सोप्स होते हैं उनकी बात आती है। पाउडर को कहीं ना कहीं बुरा नाम मिल गया है कि भाई पाउडर तो पोर क्लॉग कर देता है और वो और फेस पर तो पाउडर लगाना ही नहीं चाहिए। कॉम्पैक्ट पाउडर फेस के लिए बना है, इसीलिए बना है बिकॉज हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, पसीना आना ही आना है। तो आप कुछ भी लगाएंगे तो वो पसीने से बह जाएगा। तो आप जब तक उसको मैटिफाई नहीं करेंगे तब तक तो उसकी जिंदगी रही नहीं ना। आप लगा के बाहर तक जाइए, आपकी सब सनस्क्रीन भी धुल गई और आपका सब कुछ धुल गया, तो आपकी क्या प्रोटेक्शन रह गई? तो अगर आप उसको हल्का सा मैटिफाई कर लेंगे तो वो उसकी जिंदगी भी बढ़ जाएगी जो आपने उसके नीचे लगाया।
तो बरसात में सिर्फ आपको अपने आप को अंदर से गीला, माने कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए ताकि आपके सेल्स हाइड्रेटेड रहें, उनका बैरियर फंक्शन अच्छा रहे, और बाहर से ड्राई रखिए। जो एक तजवीज़ दी जाती है कि ऑफिस में एक पेयर ऑफ क्लोथ्स होने चाहिए, अगर बारिश में भीग गए हैं तो वापस आते ही उसे चेंज कीजिए। चप्पल आपकी कोशिश कीजिए कि वो प्लास्टिक ज़्यादा ना पहने, प्लास्टिक में क्या होता है वो सूखती नहीं है, तो वो गीलापन रह जाता है, तो आप बारिश से तो निकल आए लेकिन आपके पैर उसी गीले माहौल में हैं कि हैं वहीं पर, तो वो उसके लिए ध्यान कीजिए। दूसरा, जैसे मैंने बायोटिन और विटामिन B12, ये बरसात में आपको इम्यूनिटी आपकी ज़्यादा बेहतर करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। बारिश में क्रीम्स किस तरह से चुननी चाहिए मॉनसून के सीजन में? बारिश में लोशंस का ज़माना है, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ऑयल फ्री क्रीम्स या जेल्स इस्तेमाल करनी चाहिए। ये एलोवेरा जेल का ज़माना है, लगाइए, सबको बहुत पसंद है। अच्छा, लोग एलोवेरा जेल पौधे से तोड़ के सीधा भी लगा लेते हैं। देखिए, अगर बिल्कुल ही लगा रहे हैं और आपको एलर्जी नहीं कर रहा है, दिक्कत क्या है कि 10 में से 6 लोगों को वो एलर्जी करता है। तो अगर आप रॉ फॉर्म में लगा, एग्जैक्टली, तो अगर आप उन 4 में हैं जिनको एलर्जी नहीं कर रहा है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो हाइड्रेटिंग जेल है। लेकिन आपको जल रहा है, इरिटेट कर रहा है, फिर भी वो एलो है तो आप लगाए जा रहे हैं, तो ये आपका नुकसान है। मॉनसून में बहुत सारे डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कैलामाइन लोशन लगाएं, क्या वो ठीक है? लोग अपनी क्रीम्स को आंख बंद करके रिप्लेस कर सकते हैं कैलामाइन लोशन से? कैलामाइन लोशन इज अ कवर, वो स्किन के ऊपर लगता है, तो वो स्किन को हाइड्रेट नहीं करता है। तो आप, अगर आप मुंह धो रहे हैं, अब जैसे हम ये बोल रहे हैं कि भाई पोल्यूशन है, फेस वॉश जरूर कीजिए। अगर कोई एक चीज मुझे पकड़नी पड़े कि आपको और कोई नहीं दिया जाएगा, एक चीज दी जाएगी, तो मैं उसमें से मॉइस्चराइजिंग क्रीम उठाऊंगी, अगर दूसरा दे देंगे तो फेस वॉश और क्रीम उठाऊंगी। तो फेस वॉश करते ही 5 मिनट तक रुकें। अगर 5 मिनट तक आपका ऑयल सिक्रीट हो जाता है, वेल एंड गुड, आपकी स्किन नॉर्मल सी है, उसने ऑयल सिक्रीट कर दिया। लेकिन अगर नहीं हुआ तब आपको मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना पड़ेगा। उसमें आप हाइड्रेटिंग जेल लगा सकते हैं या लोशन लगा सकते हैं। जब स्किन नॉर्मल हो गई तब आप अगर कैलामीन लगाएंगे तो वो सूद करेगा, पर कैलामीन सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। यानी सीधे सिर्फ कैलामीन लगा के बाहर नहीं निकलना चाहिए, ड्राई कर देगा। और कैलामीन के साथ दिक्कत क्या है कि कैलामीन और कैलेड्रिल लोग उसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। अच्छा। जबकि कैलेड्रिल में फिनारामीन होता है जो स्किन को और ड्राई करता है। तो अगर आप ले रहे हैं, हिंदुस्तानी जो कंपनीज हैं वो अब थोड़ी सी अक्लमंद हो गई हैं, उन्हें पता लग गया है कि यहाँ के डॉक्टर कैलामीन को बहुत पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छे मॉइस्चराइजिंग लोशंस विद कैलामीन बाजार में मिल रहे हैं। तो आप केमिस्ट के यहाँ जाइए और बोलिए कि हमें कैलामीन लोशन विद मॉइस्चराइजर चाहिए, प्लेन कैलामीन ये तो फिर अकेला काम करेगा, ये अकेला काम, इसीलिए तो बनाया। मॉनसून में पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग, जिनकी स्किन अदरवाइज ड्राई है, वो भी इस परेशानी से जूझते हैं, ना हो उसके लिए कुछ करना चाहिए? वॉश, क्योंकि यहाँ पर वही है कि आपकी स्किन के ऊपर स्वेट एंड सीबम तो आ ही रहा था, उसके साथ स्वेट का एक घोल जो है वो मिल के आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना रहा है। तो जैसे ही आप बाहर से वापस आएं, फौरन उसे धो दीजिए, उसके बाद डैप ड्राई कीजिए, रगड़िए नहीं तो फिर आप पोर्स खोल देंगे, फिर वो स्वेटिंग हो जाएगी। बरसात में जो सबसे अच्छा काम करता है वो है टोनर, जिसे बोला जाता है रोज वाटर। आप एक स्प्रे बॉटल में फ्रिज में रख दीजिए, जब आप वापस आए, मुंह धोया, उसके बाद 2 मिनट बाद उससे स्प्रे कर लीजिए और उसको सूखने दीजिए, उसको हटाइए नहीं। तो ये स्किन को काफ़ी हद तक, उसके पीएच को भी नॉर्मल रखता है। दिक्कत क्या है, अगर हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें यूज़ करने लगे तो स्किन इरिटेट हो जाती है। फिर आप कुछ भी लगाएंगे, पीएच की बात सबने सुनी तो है, पर पीएच क्या होता है ये किसी को पता नहीं है। तो स्किन का पीएच 4.5 to 5.5 होना चाहिए। पीएच 7 मिड है, 7 से ऊपर बेसिक है, 7 से नीचे एसिडिक है। तो ना आपको साबुन घिसना है और ना आपको बिल्कुल एक जेंटल क्लिंजर लगाना है, बीच में रहिए, और उससे अगर आप साफ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर एक्ने हो गए हैं तो 2% सैलिसिलिक एसिड क्रीम्स आराम से मिलती हैं, उसको लगाइए। उसको सिर्फ डॉट करके लगाइए, पूरी स्किन पे मत लगाइए, 2-1 दिन में वो ठीक हो जाएगा। टूथपेस्ट मत लगाइए। ये टूथपेस्ट, लहसुन, ये सब जल जुल के मेरे पास आते हैं। तो और फिर उसके बाद मैं यहीं पर ही बात करती चलूँ कि फिर मैं कहती हूँ कि भाई ये तो इरिटेट हो गया है, अब यहाँ पर हमें 2 दिन स्टीरॉयड लगाना पड़ेगा। हो, स्टीरॉयड नहीं लगाएंगे भाई। अगर स्टीरॉयड ना होता तो आधी दुनिया ख़त्म हो चुकी होती। और स्टीरॉयड है दोधारी तलवार, क्योंकि वो काम करता है इसलिए लोग उसे लगाते हैं। कोई बेकार और बेमज़ा चीज़ को तो कोई लगाएगा ना खाएगा। ये काम करता है, ग्लो देता है, तो लोगों को लगता है यही लगाए चले जाओ।
ये गलती है। अगर मैं कह रही हूँ और मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि 2 दिन लगाइए, दिन में 2 बार, तो प्लीज़ उसे 2 दिन तक ही लगाइए ना। पर ज़रूरत है इसीलिए आपको दिया जा रहा है। तब आपको उसे लगाना चाहिए। लगाना, उसका काम और कोई करेगा नहीं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। तो लोग तो बड़े ऑफेंड हो जाते हैं अगर उन्हें स्टीरॉइड दिया जाए। फिर मेरा 20 मिनट का डिस्कोर्स होता है कि भाई क्यों ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है, तो जब ज़रूरी है तो लगाइए। मॉनसून के मौसम में लोग पसीने से बचने के लिए जो भी स्किन पे लगाया, मॉइस्चराइजिंग जेल लगाया या कैलेमीन लगाया, फिर जो बॉडी का टैल्कम पाउडर होता है कई बार उसे भी लगाते हैं, चाहे वो आपके पास आके बताएं या ना बताएं, बहुत लोग लगाते हैं। तो वो पाउडर सही है लगाना या नहीं? आजकल हम देख रहे हैं फेस पाउडर के भी ऐड आने लगे हैं। देखिए, पाउडर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के लिए ही बना था और एक ज़माना था, मुझे अपने फादर याद है कि बनियान पहन के ही शर्ट पहना करते थे। तो वो बनियान जो होइजरी थी वो इसीलिए थी बिकॉज ह्यूमिडिटी में रहते हैं तो वो पसीना सोख लेता था। अब वो तो हट गया है, सीधा शर्ट पहन रहे हैं सब, तो पसीना तो सोखा ही नहीं जा रहा है। तो आप उसके लिए पाउडर लगा लीजिए, लेकिन पाउडर को छिड़किए नहीं, डब्बे से डायरेक्ट मत लगाइए। सब बच्चों के पाउडर लगता है और सबके यहाँ वो होता है, जार होता है और पूफे होता है, वो बड़े होते होते क्या हुआ। तो इसी तरह या तो पाउडर को हाथ में लीजिए, इस तरह से झाड़िए और फिर लगा लीजिए। वो एक लेयर बनाएगा, वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा। और अगर आप पूफे रख लें तो फिर उससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं। फेस पे लगाए ना, फेस पे जो है, क्योंकि वो वाइट वाइट नजर आता है, वो लोगों को लगता है हम गोरे हो गए। ये गोरेपन का खब तो बात ही ना करें। आप तो इतने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल चुकी हैं कि अब हम सबने हाथ खड़े किए हुए हैं। आज भी हमसे बहुत लोग जानना चाहते हैं गोरेपन पर। फिर कभी तफसील से बात करेंगे कि गोरा होने का सीक्रेट कोई ढूंढ पाया नहीं ढूंढ पाया। और मेरे ऊपर तो ये इल्जाम है, आपको क्या पता। ये बात सही है, वैसे आपको क्या पता। पर मैं जो क्रीम्स आप यूज करते हैं उसका नुकसान तो मैं ही देख रही हूँ ना, तो इसीलिए तो फेस के ऊपर कैलामीन पाउडर आता है, क्योंकि कैलामीन में एक हल्का सा टिंट होता है, बेंटोनाइट और वो होता है, बेंटोनाइट जो मिट्टी होती है उसमें पिंकिश कलर होता है, तो वो लगा लीजिए। कॉम्पैक्ट पाउडर जो बना है वो लगा लीजिए। आजकल तो हमारे पास कॉम्पैक्ट सनस्क्रीन्स आ गई हैं, बिकॉज सनस्क्रीन की भी वही कहानी है, सब कहते रहते हैं लगाइए लगाइए लगाइए, कोशिश भी करते रहते हैं, लगती किसी से नहीं है। तो इसलिए उसकी जिंदगी बढ़ाने के लिए अब कॉम्पैक्ट पाउडर की सनस्क्रीन्स आने लगी। अच्छा, तो हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से अब चीजें बनने लगी। इसीलिए अगर आपको कोई सीरियस स्किन इशू है, पिगमेंटेशन है जो जा नहीं रही, आपके चेहरे के कलर को लेकर आपको कोई समस्या है, दाग धब्बे हैं, बार बार मुहासे हो रहे हैं, तो उनका जवाब ना तो आपको ऑनलाइन मिलेगा ना ब्यूटी पार्लर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ज़रिए मिलेगा। एक बार डॉक्टर से तो मिलना पड़ेगा। उसके बाद स्किन केयर आपके हाथ में है, कितना आप उसका रेगुलर ख्याल रखते हैं, मेंटेन करते हैं और फॉलोअप में रहते हैं, उसी पर डिपेंड करेगा कि आप कब और किस हद तक गोरे हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गोरेपन का राज आज हमने खोल दिया है। गोरेपन का राज नहीं है, आपको अपनी स्किन में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो ये जो है ये जिसे हम बोलते हैं मिराज है कि आप उसके पीछे भागते रहेंगे और उस चक्कर में बार बार गिरेंगे। तो एक बार किसी से सलाह ले लीजिए। अगर वो सलाहकार ये कह रहे हैं कि हाँ ये करते हैं तो बढ़ जाइए, पर अगर उसने कहा कि नहीं नहीं करना है तो रुक जाइए। बिल्कुल। और इसीलिए एक वैसे शॉर्टकट ये भी कहा जाता है, वेयर योर स्माइल। उससे अच्छी खूबसूरती का शॉर्टकट कोई और हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच।